स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MAD2 सतत विकास मुद्दे एवं चुनौतियाँ, MA सेकेंड ईयर इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है विकसित तथा विकासशील देशों के बीच असमानता के 2 कारण बताने, ठीक है, और उनकी व्याख्या करनी है। कहने का मतलब ये विकसित देश इतने विकसित क्यों है, ठीक है, और विकासशील देश मतलब विकसित देश इतने अमीर क्यों है, विकासशील देश इतने गरीब क्यों है, उनकी जो असमानता है वो किस कारण है, उसके हमें कारण बताना है। 1950 तथा 1960 के दशक में विकासशील देशों के विकास की अर्थव्यवस्था का विफल होने का मुख्य कारण ये रहा कि वे विकसित देशों की आर्थिक प्रगति के बहुमूल्य अनुभव के अनुसार स्वयं को नहीं ढाल पाए, ठीक है। 1950 और 1960 के दशक में विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था जो विफल रही है, मतलब जो विकास नहीं कर पाए, उनका कारण यह है क्या है कि विकसित देशों की जो आर्थिक प्रगति हो रही थी ना, उनसे उन्होंने कोई अनुभव नहीं लिया है, कि उनके अनुभव के अनुसार वो नहीं ढाल पाए अपने आप को, उनसे उन्होंने कोई अनुभव नहीं लिया, इसलिए वो विफल रहे। और असमानता के 2 मुख्य कारण ये हैं। फर्स्ट पॉइंट है जनसंख्या, आकार, वितरण और विस्तार, ठीक है। विकसित देशों में इसका मतलब यह है कि जो विकासशील देश है ना, विकासशील देशों की देखिए जनसंख्या निरंतर कितनी बढ़ती जा रही है, और जबकि विकसित देशों की जनसंख्या सीमित है। सीमित क्या, जिस टाइम पे वो लोग विकास कर रहे थे ना, उस टाइम पे उनकी जो जनसंख्या थी ना, एक धीमी गति से बढ़ रही थी, धीमी गति से बढ़ी थी। जो विकासशील देश है, जब वो विकास कर रहे थे ना, विकास की गति पे थे, तब उनकी जो जनसंख्या है ना एक धीमी गति से बढ़ी थी। और उसी के विपरीत जो विकासशील देश है, जब वो विकास कर रहे थे, उनकी जो जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी। अब तीव्र गति से बढ़ेगी तो संसाधनों की, हर चीज़ की ज़्यादा उपभोक्ता, हर चीज़ की ज़्यादा मांग बढ़ेगी, तो आर्थिक विकास कहाँ से संभव हो पाएगा। तो इसका एक मेन रीज़न ये भी था। आइए देखते हैं। विकसित देशों में उनके विकास से पहले तथा प्रगति के आरंभिक वर्षों में जनसंख्या वृद्धि मंद गति से हुई, ठीक है। कहने का मतलब वही है, विकसित देशों में जो है उनके विकास से पहले या जो जनसंख्या जो वृद्धि थी बहुत मंद गति से हुई है। जैसे जैसे उन देशों का औद्योगिकरण होता गया, वैसे वैसे मृत्यु दर में कमी आती गई, ठीक है। जैसे जैसे उनका औद्योगिकरण होता गया, वैसे वैसे उनकी मृत्यु दर में, मतलब मरने के दर में जो है कमी आती गई। जन्म दर में मंद गति से वृद्धि हुई, और जन्म दर में जो है जन्म दर जो है उसमें मंद गति से वृद्धि हुई, मतलब जन्म ज़्यादा के नहीं हुए, धीरे धीरे हुआ उनका जन्म दर। परंतु साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि हुई, और उसके साथ उनकी आय में वृद्धि हो रही थी। अतः इन देशों में प्राकृतिक संसाधनों की प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर में 2% प्रतिवर्ष से अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई। मतलब कहने का मतलब ये इनकी जो जनसंख्या वृद्धि है ना, 2% हुई थी प्रतिवर्ष, बस उससे ज़्यादा इनकी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई है। इसके विपरीत विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि 2.2% प्रतिवर्ष की दर से हो रही थी। अब विकासशील देशों की जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी वो 2.2 की प्रतिशत हो रही थी, और जबकि विकसित देशों में क्या है, 2% से ज़्यादा प्रतिवर्ष हो ही नहीं है, उसमें 2.2 प्रतिवर्ष की दर से हो रही थी। इस कारण अधिकांश विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि की स्थिति खराब हुई, ठीक है। जो प्रति व्यक्ति कृषि योग्य जो भूमि थी, उनकी उपलब्धि की जो स्थिति है वो खराब हुई। ऐसा न केवल विकसित देशों की तुलना में कम है, बल्कि औद्योगिक पूर्व के चरण से भी कम ही है। विकसित देशों के विकास के आरंभिक वर्षों की अपेक्षा विकासशील देशों में भूमि का प्रति व्यक्ति अनुमान कहीं अधिक है, ठीक है। विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों में भूमि के प्रति व्यक्ति अनुमान कहीं अधिक है। सेकंड पॉइंट है प्राकृतिक एवं मानव संसाधन स्थायी निधि। विकसित देशों के मुकाबले, इसमें कहने का मतलब ये विकसित देशों में उतने प्राकृतिक संसाधन नहीं है, परंतु उनके उपयोग के लिए ना उनके पास साधन नहीं है। और विकासशील देशों के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत है, परंतु उनके पास ना विकसित वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, उनके उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी वो साधन नहीं है। और जबकि विकासशील देश के पास प्राकृतिक संसाधन है और विकसित देशों के पास नहीं है। ये देखते हैं, विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों के पास प्राकृतिक संसाधन कहीं अधिक है, परंतु उनके पास उन संसाधनों के प्रयोग करने के लिए साधन या प्रौद्योगिकी नहीं है। जैसे कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कुछ भागों में जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की अपार धरोहर है, वहाँ ये देखा गया है कि वहाँ पर बहुराष्ट्रीय निगमों की सहायता से कुछ शक्तिशाली देश संसाधनों के व्यापक उपयोग का कार्य कर रहे हैं, ठीक है।
बहुत शक्तिशाली देश उनके उनके जो संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनके संसाधनों के लिए धन ही नहीं है। वो लोग, उनके पास प्रौद्योगिकी के साधन ही नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों को उच्च मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित करने की किसी देश की क्षमता उसके श्रमिक बल की निपुणता पर निर्भर करती है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के उच्च मूल्यों पे उत्पादों में परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों को ऐसे अच्छे उत्पादनों में, मतलब महंगे उत्पादन हो जाए, उच्च मूल्यों में परिवर्तित करने की जो वो है, उस देश की क्षमता, किसी देश की क्षमता उसके श्रमिक बल की निपुणता के, उसके श्रमिक बल का वो कितना निपुण है, वो कितना गुणदार है, कि उस पर निर्भर करती है वो। जबकि विकासशील देशों की जनता कम शिक्षित है, क्योंकि विकासशील देशों की जनसंख्या कम शिक्षित है, और जो विकसित देश हैं उनकी जनसंख्या शिक्षित है, तो उन्हें आता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों को उच्च मूल्यों पे कैसे उत्पादन कर सकते हैं, उसे एक अच्छा कैसे बना सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन को कच्चे थोड़ा ना बिक जाएंगे, उनका उत्पादन किया जाएगा तभी तो वो बिकेंगे। तो उनके उत्पादन के लिए तो उनके श्रमिक बल होना चाहिए, श्रमिक बल की निपुणता, ज्ञान, बुद्धि, वो सब होना चाहिए। उन लोगों के पास, विकसित देशों के पास उनके जो श्रमिक बल है वो सशक्त है, उनके पास ज्ञान, बुद्धि सब है, क्योंकि वो विकसित है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है। परंतु विकासशील देशों की जनता तो कम शिक्षित है, कम प्रशिक्षित है, तथा विकसित देशों की तुलना में कम अनुभवी है, उन्हें इतना अनुभव भी नहीं है। दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी खाई को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है प्राकृतिक अंतर, जिसका संबंध सड़कों तथा कारखानों इत्यादि से है, तथा दूसरे विचारों का अंतर। इसमें बाजार व्यवस्था, वस्तुओं के वितरण, माल सूची नियंत्रण का ज्ञान शामिल है। विकसित देशों में औद्योगिकरण के विस्तार की प्रक्रिया आरंभ होते समय इस प्रकार का कोई अंतर नहीं था। इन देशों में औद्योगिकरण की परिवर्तन की लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, विकसित देशों में जो औद्योगिकरण के विस्तार की जो प्रक्रिया आरंभ में होते समय इस प्रकार का कोई अंतर नहीं देखा जाता था, परंतु औद्योगिकरण की इतनी लंबी जो प्रक्रिया रही है उसके कारण इन देशों में ज़्यादा ये अंतर देखा जाता है। विकसित देशों में बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण की प्रक्रिया बहुत लंबे पहले से शुरू हो गई थी, इसलिए अब ये ज़्यादा अंतर देखा जाता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।